नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 44 लोगों की मौत से हंगामा हो गया है। इनमें 19 प्रोफेसर और 25 नॉन टेक्निकल स्टाफ शामिल है। एमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने आईसीएमआर को चिट्ठी लिखकर अलीगढ़ सिविल लाइंस में कोविड के किसी जानलेवा वेरिएंट के होने का अंदेशा जताया है। वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने इसके सैंपल दिल्ली में CSIR के इंस्टीट्यूट को भी भेजा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वाइस चांसलर से फोन पर बात कर हालत का जायजा लिया और सरकार का पूरा समर्थन देने का भरोसा जताया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में एक और प्रोफेसर की कब्र खुद रही है। मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शोएब जहीर नहीं रहे, उन्हें यहां दफन होना है। यूनिवर्सिटी का कब्रिस्तान उन लोगों की ताज़ा कब्रों से भरा पड़ा है जो पिछले करीब 20 दिनों में गुजर गए। मरने वालों में करीब 19 फैकल्टी मेंबर्स और करीब 25 नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल है। जो बड़े लोग गुजर गए उनमें मेडिसिन विभाग के डॉक्टर शादाब खान, मेडिसिन विभाग के डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर हुमायूं मुराद, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के डॉक्टर सईदुज़्ज़मा, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर जमशेद सिद्दीकी, साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर सईदुज़्ज़फ़र, साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर साजिद अली खान, इतिहास विभाग के डॉक्टर जिब्राइल, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर काजी मोहम्मद जमशेद, धर्मशास्त्र विभाग के डॉक्टर एहसानुल्लाह और लॉ फैकल्टी के डॉक्टर शकील समदानी शामिल हैं। पूरा जो कब्रिस्तान यूनिवर्सिटी का वो भरा पड़ा है। तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसमें कि इसमें बड़े अच्छे डॉक्टर्स का भी इंतकाल हुआ है, बड़े अच्छे दिग्गज प्रोफेसर्स, डीन, चेयरमैन का इंतकाल हुआ है और बड़े यंग टीचर्स का भी इंतकाल हुआ है। बड़े हेल्दी लोग थे और बड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे और बहुत केयर भी करते थे अपना। यही नहीं, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी बड़े पैमाने पर मौत हुई है। इनकी तादाद 25 बताई जा रही है। ऐसी हालत में एमयू के वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने आईसीएमआर के डायरेक्टर को खत लिखकर इसकी जांच कराने कहा है। उन्होंने CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी को यहां के सैंपल्स भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हैं। इससे पहले जो कोरोना की पहली लहर आई थी उसमें भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो था उसने बहुत अग्रणीय भूमिका निभाई थी। इस बार ये देखा गया है कि जो मॉर्टिलिटी रेट है वो ज़्यादा है। उसका क्या कारण है, ये एक चिंता का विषय है, जांच का विषय है। एएमयू में करीब 30,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें करीब 16,000 यहाँ के 19 हॉस्टल्स में रहते हैं। पहले यूनिवर्सिटी के बंद होने पर भी बड़ी तादाद में आम छात्र, रिसर्च स्कॉलर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हॉस्टल्स में रहा करते थे। लेकिन इतनी मौतों के बाद दहशत से हॉस्टल खाली हो गए हैं। अभी इस वक्त ज़्यादातर 450 की कैपेसिटी है। लमसम 50-60 स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो PhD के भी है। कुछ अपने थीसिस सबमिट करने वाले हैं तो उनकी मजबूरी है, रुके हुए। लेकिन उनके माँ बाप की कॉल आ रही है डेली। वो कह रहे हैं थीसिस सबमिट हो या ना हो, आप घर आइए पहली फुर्सत में। देश की एक इतनी मशहूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतने बड़े पैमाने पर स्कॉलर्स की मौत चिंता का सबब जरूर है। इसकी जांच करा के लोगों की जान बचाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। अलीगढ़ में अदनान और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। वैसे कोरोना विश्वविद्यालयों में ही नहीं, गांव में भी तबाही मचा रहा है। मेरठ के सरधना में गांव के गांव कोरोना की चपेट में हैं। सरधना में 1000 कोविड मामले आ चुके हैं। अब स्वास्थ्य विभाग वहां जांच करा रहा है। रविश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। मेरठ से करीब 20 किलोमीटर दूर सरधना कस्बे का ये खेड़ा गांव है। सबने हाथ खड़े कर दिए। मैंने जने किस को फोन करे, जब मेरी भाभी को वेंटिलेटर की जरूरत थी, किसी भी आदमी ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। वो अपने व्यक्ति का संबंध बना साहब, ना कोई संघ वाला खाने को दे रहा, ना कोई भाजपा वाला संघ। खेड़ा गांव के प्रवीण की भाभी की तबीयत 20 अप्रैल को खराब हुई। RT-PCR निगेटिव होने के बावजूद बुखार बना रहा, लेकिन 2 मई को ऑक्सीजन 60 पर आ गई। ऊपर से मेरठ में बेड तक समय से नहीं मिला, जिससे उनकी मौत हो गई। मैंने सांसद संजीव बालियान जी को फोन करे, विधायक संगीत सोम को फोन करा, जिला अध्यक्ष अनुज राठी को फोन करा, क्षेत्रीय मंत्री को फोन करा। जितने भी सबके मेरे पास सबके नंबर हैं, सब भाई साहब करके बात करें, लेकिन किसी ने भी बेड दीवार नहीं दिया। यहाँ से कम 25 किलोमीटर बेड है। यहाँ उससे पहले तो कोई ऑक्सीजन बेड है ही नहीं। सरधना 12 किलोमीटर है, उसमें कोई ऑक्सीजन बेड नहीं। वहाँ से आगे 15-20 किलोमीटर हो चलो जब शुरू हो जी बेड। खेड़ा और आसपास के गांव में लगातार हो रही मौतों के बाद
मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम एंटीजन और RT-PCR टेस्ट करने के लिए गांव पहुंची। टेस्ट कराने आए हरीश सोम को कई दिनों से बुखार है। वो कहते हैं कि खेड़ा गांव में 10 दिन के भीतर 30 से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमार तो घर घर बीमार पड़े हैं, बुखार उतरने को ही नहीं कहता। 8-8 10-10 दिन हो जा उतर जा, फिर झुर्री सी रहे गात में, कंपन सी रह जा गातों में। सबका यही हाल हो रहा, घर घर बीमार पड़े, एक भी घर ऐसा नहीं जो बीमार ना हो। हाँ जी, मेरी हालत खराब है जी। मैं बुखार रहा था, 8-10 दिन बुखार रहा, दवाई भी खाई। अब सिर में इतने सिर में दर्द रहे और चक्कर से रहे, आंखों में कमजोरी सी रहे, दुख है, गला दुख है, यो गले में खराश सी रहे, अटा सा रहे गला। फिलहाल सरधना के छोटे कस्बे में 1000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों के घर जा चुकी है, जिनमें 1036 लोगों में कोरोना के लक्षण भी दिखाई दिए हैं। लेकिन सरधना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल कोरोना मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है। खुद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर राजेश भी असमंजस में हैं कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आखिर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की मौत हुई है, बाकी मौत बताया ना मैंने आपको, जैसे हाइपोक्सिया का टर्म निकला है उसके तहत ही हो रही होंगी, क्योंकि अभी इसका कोई पकड़ में ही नहीं आ रहा है कि ये मौत कोरोना से हुई है या बिना कोरोना से हुई है। तो यही तो परेशानी हो रही है। इस बार जो सेकेंड वेरिएंट आया है वो कभी कभी एंटीजन और RT-PCR दोनों में नेगेटिव आता है, लेकिन जब पेशेंट की कंडीशन खराब होती है तो हम HRCT में जाते हैं। HRCT में इसको 15/25 16/25 तक है, तब तक हालत मरीज की बहुत खराब हो जाती है। मेरठ में कोरोना के हर दिन करीब 1000 मामले सामने आ रहे हैं और 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन गांव में हुई ज्यादातर मौतें अब भी सरकारी आंकड़ों का ना तो हिस्सा बन पाती हैं, ना ही इनका कारण पता चल पाता है। निश्चित तौर पर सरकार को चाहिए कि गांव में और ज्यादा तेजी के साथ में सर्वे करे और जो भी लक्षण पाए जाते हैं उसके हिसाब से उनका इलाज किया जाए। मेरठ से राकेश कुमार सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। जो बदहाली मेरठ के सरधना में है, लगभग वैसी ही रोहतक के टिटोली गांव में है। यहां ना तो जांच हो रही है, ना दवा दी जा रही है, सिर्फ मौत ही मौत है। वजह किसी को नहीं मालूम। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। रोहतक के टिटोली गांव में रहने वाले 42 साल के किसान धर्मेंद्र सिंह हमें अपनी आप बीती बताते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनके 2 जवान भाइयों की पिछले 1 हफ्ते में कोरोना से मौत हो चुकी है। एक की उम्र 32 साल थी और एक की 36 साल। शुरू में दोनों को कई दिन तक बुखार रहा। जब सांस लेने में तकलीफ हुई तो कई दिनों तक अस्पतालों में बेड नहीं मिला, और जब बेड मिला तब बहुत देर हो चुकी थी। सरकार कह रही है कि इनको प्राइवेट को मत दो, हॉस्पिटल वालों को दो, और हमारे पाबंदी लगा दी। फिर लास्ट में बहुत दिक्कत होगी और एडमिट करवाए तो इतने में चेस्ट चारों तरफ से घेर लिया था बीमारी ने, और 4-5 दिन के बाद हमारे दोनों भाइयों की डेथ हो गई थी। टाइम पे एडमिट होते तो बच जाते थे। पूरे टिटोली गांव में मातम पसरा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले 10 दिनों में 18 ग्रामीणों की कोविड से मौत हो चुकी है। लेकिन गांव के सरपंच का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में 40 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन टेस्टिंग ना होने के कारण इन मौतों में कोरोना की पुष्टि नहीं हो पाई। हम ये मान रहे 90% कोरोना से मर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यही लक्षण है। और जो गांव में थे जो टेस्ट नहीं करा पाए, जो गरीब आदमी है दाखिल भी नहीं हो पाए कहीं, वो कोरोना के पेशेंट थे। हरियाणा सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि कोरोना गांव में पैर पसार चुका है। हरियाणा सरकार ने गांव में कोरोना को रोकने के लिए 8000 टीमें बनाई हैं। अभी तक शहरों में ही ये ज्यादा फैला हुआ था कोरोना के फैलाव का। अब पिछले 3 दिन से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि गांव में भी तेज गति से बढ़ने लगा है। उसमें जो कोविड के पेशेंट संभावित होंगे, चाहे वो मॉडरेट हैं
और चाहे वो सीवियर हैं, ऐसे जो पेशेंट्स को वहां से ला करके हम अस्पतालों में दाखिल कराएंगे। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, लेकिन टिटौली गांव के सरकारी स्कूल में बनाए जा रहे अस्थायी कोविड अस्पताल का हाल देखिए। सिर्फ पलंग पर गद्दे डाल दिए गए हैं, ना ऑक्सीजन है और ना डॉक्टर। हर रोज ग्रामीणों को आश्वासन दिया जाता है कि इसे जल्द शुरू किया जाएगा। हरियाणा के गांव की जिन गलियों में रौनक रहती थी, वहां पर देखेंगे कि सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों में मातम है। हर घर में किसी न किसी को बुखार आ रहा है। हर रोज लोगों की मौतें हो रही हैं। कुछ की पुष्टि हो गई कोरोना की, कुछ कह रहे हैं कि रहस्यमयी बुखार आया और फिर जान निकल गई। फिलहाल टेस्टिंग ना के बराबर है, वैक्सीनेशन हो नहीं रहा। देश के गांव को प्रशासन ने राम भरोसे छोड़ रखा है। रोहतक के टिटौली गांव से सहयोगी शशिकांत झा और राहुल के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के आगे जंगलों के बीच कई गांव हैं, लेकिन वहां टीकाकरण काफी कम हो रहा है। कई लोग टीका लगवाने से हिचक रहे हैं, तो कई लोगों को शहर जाकर टीका लगवाने में डर लग रहा है। सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। मुंबई शहर के बीचों बीच मौजूद आरे जंगल के आदिवासी पाड़ा में रहने वाली 55 वर्षीय शेवंत खांडेकर ने अब तक वैक्सीन नहीं ली है। वो अकेली नहीं है। आरे के जंगलों में मौजूद 27 आदिवासी पाड़ा में अधिकतर लोग वैक्सीन लेने से बचते दिख रहे हैं। भीति वाटते हो। मुझे डर लगता है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ समय तक ठीक लगता है, उसके बाद बुखार आना शुरू होता है और फिर अस्पताल में भर्ती होते हैं और कभी लौट कर नहीं आते। नाही परत तर भीती वाटते। आरे में ही खेती का काम करने वाले मोहन दलवी भी वैक्सीन नहीं लेना चाहते। उनके अनुसार जब उनके जंगलों में मामले ना के बराबर हैं, तो वैक्सीन क्यों ले? हम लोग को ऐसा लगता नहीं कि ले करके। हम लोग अच्छा है। हाँ, हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं उसका है। हाँ, हम लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा हम लोग है। हाँ, हम लोग को उसका कुछ जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं आपको? नहीं। क्यों ऐसा? लेकिन अभी पूरा देश ले रहा है। देश ले रहा है, वो बात सही है। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है हम लोग अच्छा है। हाँ। आरे में रहने वाले प्रकाश भोईर बीएमसी कर्मचारी हैं और उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए हैं। उनका कहना है कि आरे में लोगों में टीके की जानकारी को लेकर अभाव है, कोई बताने वाला भी नहीं है। हम लोग जो न्यूज़ देखते हैं तो उनमें दिखाया जाता है कि तकलीफ होती है वैक्सीन के बाद, या फिर कई लोगों को उसको ज़्यादा होने के बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि कुछ लोग मर भी गए। तो ये जो कुछ अफवाहें भी है, तो उसके बारे में कोई सरकारी लोग यहाँ पे आए, जो रिस्पॉन्सिबल जो व्यक्ति है वो आए और यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस करे गांव-गांव में जाके, तो शायद वो बात बन सकती है। आरे बचाओ आंदोलन से जुड़ी मनीषा ढिंडे के अनुसार लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से लोग अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही टीका केंद्रों पर भीड़ की वजह से भी डर है कि वहां जाकर वो संक्रमित न हो जाए। लोगों को फोन बहुत कम है हमारे पाड़ में, और जिसके पास है उनको ये अवेयरनेस नहीं है, और जिसके पास फोन भी है तो उनको इंटरनेट का प्रॉब्लम है और नेटवर्क का बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है। इस देश के भीतर ही दो अलग अलग भारत मौजूद है। एक भारत वो है जिसके पास सारे संसाधन है, उसे पता है वैक्सीन कैसे लेनी है, वो वैक्सीन भी लेता है, सेल्फी भी निकालता है, उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करता है। तो वहीं दूसरा भारत एक ऐसा भी मौजूद है जिसे कुछ नहीं पता कि वैक्सीन कैसे लेनी है, उसके मन में इसे लेकर कई सारे डर, कई सारे भ्रम हैं और उसे समझाने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। मुंबई के आरे जंगल से कैमरा पर्सन प्रवीण चिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।